नमस्ते। मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम जमुना इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट में है, कन्नौज। क्योंकि यहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं और इस बार भी वो सपा बसपा गठबंधन से मैदान में उतरी हुई हैं। और कन्नौज से बीजेपी की तरफ से उनको चैलेंज कर रहे हैं सुब्रत पाठक। तो सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुब्रत जी, पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि 1998 से कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ बना हुआ है और यहाँ पे मुलायम सिंह सांसद रहे, अखिलेश यादव सांसद रहे और अब डिंपल यादव हैं, हैवीवेट प्रत्याशी जिन्हें माना जाता है। तो इस बार सुब्रत पाठक कुछ कमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो क्या आधार क्या है उसका? देखिए, सबसे पहले तो ये 1998 से लेकर जो समाजवादी पार्टी के गढ़ की बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। समय समय की बात होती है, उनका समय रहा। विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का वोट बिखर गया, क्योंकि 1998 से पहले लगातार यहाँ के ऊपर भाजपा का गढ़ हुआ करता था। हमारे पुराने समय पर जो है अपने फर्रुखाबाद जो जिला कन्नौज जिला एक होते थे, तो हमारे यहाँ के ऊपर 7 सीटें थीं। स्वर्गीय दयाराम साक्य, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी इस क्षेत्र के बड़े नेता हुआ करते थे और उनके नाते यहाँ के ऊपर 7 में से 5 सीट लगभग हर चुनाव में हम लोग जीतते थे। और उस हिसाब से यहाँ के ऊपर सांसद भी अपना, फर्रुखाबाद का तो सांसद होता ही था, कन्नौज का भी सांसद हम लोग एक 98 के एक चुनाव में जो उससे पहले मुन्नू बाबू लड़े थे, उस चुनाव में हम लोग थोड़े दिन हमारा यहाँ सांसद रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ के ऊपर भाजपा का पुराना गढ़ था। समय बदला, हम लोग आखिरी में थोड़ा सा बिखरे। बाबू कल्याण सिंह जी का भाजपा से जाना हम लोगों के लिए यहाँ काफ़ी दुखदायी रहा। उसके बाद फिर हम लोगों का वोट बिखरता चला गया। लेकिन 2014 में बाबू श्री कल्याण सिंह जी के वापस आने के बाद में यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत मिली और फिर हमारा वोट धीरे धीरे एकजुट होना शुरू हुआ और 2014 में ही उसका परिणाम दिखने को लोगों को मिल गया था। और 2014 के उस चुनाव में जिस प्रकार की स्थितियां थीं, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके किस प्रकार से चुनाव जीते तो आपको अखिलेश यादव जी अच्छे से बता देंगे और बता दीजिए। आपकी लल्लन टॉप टीम भी जानती है। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर लोकतंत्र का अपहरण कर लिया था, वो सब जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन 2014 में जिन परिस्थितियों में भी यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का थोड़े मतों से जो पराजय रही है, उसके बाद में उसको आने के बाद में 2017 के चुनाव में, तो 2017 के चुनाव से पहले भी एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार से ज़बरदस्त संघर्ष यहाँ के लोगों का रहा। उन्होंने हर प्रकार से हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया और इस प्रकार से तमाम फर्जी मुकदमे इस प्रकार से लगाए गए। हमारे सहित कई कार्यकर्ता जेलों में तक में रहे। बहुत जितना अत्याचार की एक बेइंतहा अत्याचार यहाँ के ऊपर ये समाजवादी सरकार में हुए हैं। तो निश्चित रूप से उसके बाद 2017 में 5 में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई लोग, और उसके बाद में एक सीट पर मुश्किल से 2000 मतों से हम लोग किन्हीं परिस्थितियों बस यहाँ के ऊपर चुनाव रह गए, नहीं तो वो भी सीट हमारी जीत ही जाती। हमारे पास में 2014 के चुनाव के समय पर जिला पंचायत सदस्यों की संख्या नगण्य थी। आज हम लोगों के पास 1 दर्जन के ऊपर जिला पंचायत सदस्य हैं। हम लोगों के पास एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं हुआ करता था। आज हम लोगों के पास में 8 में 5-6 ब्लॉक प्रमुख हम लोगों के हैं। आज हम लोगों के पास नगर पालिका पंचायतों में प्रतिनिधित्व है। हम लोगों के पास में आज ग्राम पंचायतों में बहुत प्रतिनिधित्व है। तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मतों से यहाँ पर चुनाव जीत रही है। लोकतंत्र पर किसी का पट्टा नहीं होता है। लोकतंत्र में तो जनता ही आधार है, जनता ही जनार्दन है। जिसको चाहती है गद्दी पर बैठाल देती है, जिसको चाहती है उतार कर फेंक देती है। समाजवादी पार्टी प्रचारित कर रही है कि कन्नौज का जो भी विकास हुआ है सब उन्होंने कराया है। तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि उन्होंने यहाँ के ऊपर बड़ा विकास किया है। लेकिन वो विकास किसका किया है, या तो अखिलेश जी बता सकते हैं। यहाँ के आम लोग का तो विकास नहीं हुआ। यहाँ के किसान को तरक्की मिले कोई योजना नहीं बनी। यहाँ के जो इत्र व्यापार के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे यहाँ के इत्र व्यापार को तरक्की मिले। यहाँ के ऊपर तमाम सारे नौजवानों को रोज़गार के लिए झूठे वादे तो किए गए, रोज़गार कभी दिलाने का प्रयास ही नहीं हुआ। अखिलेश जी 12 के चुनाव के पहले कहते थे
कि हमारी सरकार आएगी, हम कन्नौज में आलू आधारित उद्योगों की फैक्ट्री लगाएंगे, हम साइकिल की फैक्ट्री लगाएंगे। ना आलू आधारित उद्योगों की फैक्ट्री लगी, ना साइकिल की फैक्ट्री लगी। लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद में हमने यहाँ ठठिया में अपना ज़मीन एक्वायर हो चुकी है और 700 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सिको कंपनी की चिप्स फैक्ट्री का निर्माण यहाँ चुनाव के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने कन्नौज के इत्र का उद्योग को विकास के लिए हम लोगों ने इसमें प्रयास करके इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इत्र उद्योग को भी इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थितियां हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो जो कि केंद्र में हमारी सरकार बनी रही है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है ही, ये डबल इंजन की सरकार जब यहाँ के ऊपर काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो प्राथमिकता है यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना। तो क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार रहते एक फैशन सा बन गया था कि अध्यापक फीस लेते थे, स्कूल जाते नहीं थे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति थी कि गरीबों बच्चों को पढ़ाने की कोई अच्छी व्यवस्था यहाँ के ऊपर नहीं थी। आज भाजपा की सरकार आने पे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बना है, आज स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। तो निश्चित रूप से बहुत से ऐसे कारण हैं। नौजवानों के पास रोजगार के लिए हम सब लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज यहाँ के ऊपर चिप्स की फैक्ट्री बनेगी, हमारी सरकार रहते हुए कल हम लोग यहाँ पर लाकर प्रयास करके जो यहाँ के ऊपर एसेंशियल ऑयल का हब बनाने का यहाँ के ऊपर बिल्कुल प्रयास होगा। तो ताकि तमाम सारी खेती है वो खेती में 2 फसलों के बीच में तमाम सारे ऐसे सुगंधित पौधे हैं, जो घासें हैं जिनका निर्माण हो सकता है। मसलन एक फसल गेहूं की है, दूसरी फसल हमारी अपना धान की है। धान और गेहूं की फसल के बीच में जो हमारा खाली खेत है उसमें हम कोई फसल को उगा सकते हैं, सुगंधित घास या सुगंधित अपना पौधे की। तो उस प्रकार से उससे भी किसान की अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। नौजवानों को रोज़गार के लिए उसका एसेंशियल ऑयल कहीं निकालेंगे, जगह जगह उसके प्लांट लग जाएंगे, उनके थ्रू लोगों को रोज़गार मिलेगा। कुछ लोग बिक्री करेंगे, कुछ लोग खरीद करेंगे, तो इस प्रकार से लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी जो खुशबू से आधारित बहुत सी चीज़ें हैं हमारे जो नित्य जीवन के उसमें आती हैं। हम अगर बात करें तो सुबह पेस्ट से लेकर और रात में आइसक्रीम खाने तक जो है हम लोग खुशबू हर किसी न किसी चीज़ में है। हम डीओ लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, या कोई भी इस प्रकार से सौंदर्य प्रसाधन के अलावा भी हम लोग तमाम चीज़ें जिसमें खुशबू का प्रयोग होता है। तो निश्चित रूप से इनका यहाँ के ऊपर धीरे धीरे उनका नौजवानों को ट्रेनिंग दिलाकर भाई कोई धूप बत्ती बनाए, कोई अगरबत्ती बनाए, कोई माउथ फ्रेशनर बनाए, कोई स्वीट सुपारी बनाए। इस प्रकार से तमाम खुशबू से रिलेटेड जो छोटे छोटे उद्योग हैं यहाँ के नौजवानों को उनको ट्रेनिंग दिला के उनको लोनिंग करा के तो एक नौजवान शुरू करेगा तो साथ में सैकड़ों लोगों को रोजगार भी देने वाला बन जाएगा। तो निश्चित रूप से कन्नौज के पास पोटेंशियल है, बस काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं समझता हूँ कन्नौज को कोई हिंदुस्तान में छू ही नहीं सकता। आपने तो सारे काम गिनाए जो कि होने हैं, अभी हुए नहीं हैं। अखिलेश यादव कल कन्नौज में थे, तिरवा में। उन्होंने कहा कि जो भी काम हमने शुरू कराए थे, बीजेपी की सरकार आई और सारे काम ठप पड़ गए, रोक दिए गए हैं, साजिश हो रही है। देखिए उन्होंने काम करे, हम वही तो कह रहे थे, आपने पूरी बात को मेरा नहीं सुना। अब उनके विकास की हम बात करते हैं तो उनके विकास के नाम पर चंद कंक्रीट की इमारतें उन्होंने ज़रूर खड़ी कर दी, लेकिन वो इमारतें जो खड़ी की गई उसके लिए सिर्फ अपने लोगों का विकास कैसे हो। यहाँ के ऊपर वो समाजवादी गुंडों का विकास हुआ है, समाजवादी माफियाओं का विकास हुआ है, समाजवादी ठेकेदारों का विकास हुआ है, आमजनों का विकास नहीं हुआ। आप जाकर पता कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले ये समाजवादी पार्टी के चंद नेता, मैं ये भी नहीं कहता कि उन्होंने सिर्फ एक वर्ग का भी विकास किया, एक जाति का भी विकास किया, एक जाति का भी उन्होंने विकास नहीं किया कि उस जाति में भी यदि हमारे यादव भाई हैं तो निश्चित रूप से उनमें भी सिर्फ ठेकेदारों का ही विकास हुआ है। लेकिन आम यादव, गरीब यादव जो अपना खेत में खुरपी चलाने वाला था, पानी लगाने वाला था, गाय भैंस चराने वाला था, या छोटे परिवारों से आने वाले यादवों का भी कोई, गरीब यादवों का कोई भी विकास नहीं हुआ है। केवल समाजवादी ठेकेदार, माफिया और लफंगों का ही यहाँ पर विकास हुआ है। सब जानते हैं, कन्नौज की जनता जानती है, और 23 मई को उसका जवाब भी मिलने वाला है। आप डिम्पल यादव खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद के तौर पर मुझे 3 कमियां बताइए डिम्पल यादव की और एक अच्छाई बता दीजिए। सांसद के नाते उनकी 3 कमियां जो की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो उनकी एक कमी है, नंबर 1 कि सांसद के काम क्या होते हैं। सांसद को क्षेत्र की जनता क्यों चुनती है। सांसद का चुनाव होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद के भीतर बुलंद करे, नौजवानों की समस्या को रखे, किसानों की समस्या उठाए, और साथ में यहाँ के जो विकास के कार्यों को लेकर संसद के अंदर मुद्दों पर चर्चा करे। आप बताइए, अगर एक भी आप यूट्यूब पर वीडियो या कहीं पर भी इस तरीके से दिखा दें कि कन्नौज की किसी समस्या को श्रीमती डिम्पल यादव जी ने संसद में रखा हो, तो हम
आपकी बात मान लेंगे। अब ये गलती उनकी है या नहीं, आप ही उत्तर दे दीजिए, नंबर एक। नंबर दो कि संसद के भीतर जाने वाले अब तमाम लोग, एक तो आप क्षेत्र में आती नहीं हैं, या तो आप क्षेत्र में ही बड़ा सक्रिय रही हों, तो चलिए आप संसद नहीं पहुंच पाई, अलग बात। और उसके आने के बाद भी आप संसद नहीं जाती हैं, एक कम से कम अगर हमारा सांसद संसद के भीतर अगर उपस्थित उसकी नहीं होगी, और देश में जब सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आता है और उसमें हमारी सांसद सबसे पीछे दिखती है, तो इसमें किसका दोष है, गलती है कि नहीं है। नंबर तीन, 7 साल से सांसद हैं, 7 बार भी क्या कन्नौज आईं, या कन्नौज में किस प्रकार की यहाँ के ऊपर समस्याएं उठी हैं, क्या कन्नौजों के लोगों के बीच में आकर कभी यहाँ व्यापारी के बीच में बैठी, आकर यहाँ कभी किसानों के बीच में बैठकर उनकी समस्या को समझने का प्रयास किया, आखिर कौन का काम ऐसा किया। तो निश्चित रूप से ये 3 कमियां इनकी, इन्होंने अपने आधार पर कौन सा यहाँ के ऊपर कि नहीं ये फलाना विकास का काम हम लेकर आ रहे हैं, इससे यहाँ की महिलाओं को ही कम से कम सशक्तिकरण होता। उनका अपना ही जो उन्होंने जिन गाँव को गोद लिया है, ज़रा उनसे पूछ लीजिए क्या उन गाँव तक में उनको आने का मौका मिला है कि नहीं मिला है, उन गाँव की स्थिति परिस्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से आप 3 क्या, हम तो 30 गलतियां भी उनकी कमियां गिना सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हाँ, अच्छाई बता दीजिए। एक अच्छाई उनकी यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की वो पत्नी हैं, और वो अपने परिवार के प्रति डिवोटेड हैं, अपने बच्चों के प्रति डिवोटेड हैं, लेकिन जनता के प्रति डिवोटेड नहीं है। अच्छाई में भी कमी निकाल दी आपने। नहीं, ये उनकी अच्छाई है, वो एक अच्छी महिला हैं, भद्र महिला हैं, और लेकिन उनका स्थान राजनीति में नहीं है। उनको मुझे लगता है कि अखिलेश भैया का घर संभालना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना समय भी नहीं है। अपने समय का इधर उधर सदुपयोग करेंगी तो कम से कम उस फैमिली के जो अगली पीढ़ी है वो कम से कम इन गुंडों के टाइप तो नहीं होगी, एक अच्छे परिवारों के जैसे उनकी भी फैमिली बनेगी। सपा बसपा गठबंधन की बहुत बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, कितना चुनौती मानते हैं उसको आप कन्नौज में? देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन कोई चुनौती ही नहीं है, नंबर एक बात, क्योंकि वह गठबंधन कभी पवित्र नहीं हो सकता जिस गठबंधन में आपस में दिल ना मिलते हों, विचार ना मिलते हों। आप बताइए, जिन्होंने एक दूसरे के महापुरुषों का अपमान किया हो, जिन्होंने गरीबों की ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जे कर लिए हों, जो हमारी माताओं बहनों को भी अच्छी नज़रों से न देखते हों, और जिन्होंने हमेशा ही उनका शोषण किया हो, मजदूरी तक ना दी हो, ऐसे लोगों से कैसे गठबंधन हो सकता है। आप कन्नौज के उदाहरण लेकर देख लीजिए कि जब सबको याद होगा, आप भी टीवी देखते ही होंगे, आप तो इससे जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल यात्राएं आप करते हैं। 2012 का जब विधानसभा का चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही थी, टीवी के ऊपर उनको बहुमत बढ़ता चला जा रहा था, तो आपने देखा था कि अचानक टीवी पर खबरें आने लगीं कि पत्रकारों को मारा जा रहा है, दलितों के मकान समाजवादी गुंडे फूंक रहे हैं, कितने दलितों की उसी दिन हत्या हो गई थी, कितने लोग अस्पतालों में घायल होकर पीट पीट के भर्ती कर दिए गए थे। हमारे कन्नौज के भीतर भी जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। इसका एक बोर्ड तिरवा क्रॉसिंग के ऊपर जीटी रोड पर टंगा था। ये समाजवादी गुंडों ने उसी दिन इस बोर्ड को तोड़ा ही नहीं, उसके ऊपर ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर लातों से पिटाई करके पेशाब तक की, और फिर इस तरीके से अपमानित किया। और फिर तुरंत अखिलेश जी ने जैसे ही कैबिनेट मंत्री वो अपनी कैबिनेट की बैठक पहली की शपथ लेने के बाद में, तो सबसे पहले उसका नाम बदलकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। तो आप बताइए, जिनको हमारे महापुरुषों से इस प्रकार नफरत हो, जो हमारे महापुरुषों को भी जातिवाद के भेदभाव में देखते हों, आखिर कैसे उनके साथ गठबंधन हो सकता है। यह गठबंधन पवित्र नहीं है, ये स्वार्थ बंधन है, ये ठग बंधन है। और इसीलिए इन्होंने मोदी को रोकने के लिए गठबंधन इन 2 लोगों ने किया है। तो उसका परिणाम यह हुआ है कि आम जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने, हर जाति ने मिलकर गांव गली मोहल्ले में आपस में गठबंधन कर लिया है, और उनका गठबंधन मोदी को बनाए रखने के लिए है। मैं समझता हूँ जनता का गठबंधन इस बार जीतने वाला है। मोदी जी देश की जनता की आंखों के तारे हैं। जी, मोदी जी की आपने बात की, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सपा का विकास वर्सेस मोदी जी का विकास, इस पे कंपटीशन चल रहा है। तो मुझे आप मोदी जी के 5 काम गिनाइए जिन्होंने कन्नौज की जनता को फायदा पहुंचाया हो। देखो, मोदी जी के विकास में और अखिलेश जी के विकास में ज़मीन आसमान का अंतर है। अखिलेश जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनों का विकास किया। यहाँ की जनता ने जब उनको ताकत दिया, तो यहाँ के पिछड़ों ने, गरीबों ने, शोषितों ने, वंचितों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, तो मुलायम सिंह जी इतने बड़े नेता हो गए। अब मुलायम सिंह जी जब इतने बड़े नेता हो गए, तो उन्होंने उनके लिए क्या किया?
जो कभी मुलायम सिंह जी के साथ संघर्ष किया करते थे, जो उनके साथ साइकिल चलाते थे, जो उनकी ट्रैक्टर भर के रैलियों में जाते थे, जो बूथों पर उनके वोट डलाने के लिए झगड़ा तक कर देते थे, ऐसे लोगों के लिए क्या किया मुलायम सिंह जी ने। और जबकि दूसरी ओर अपने परिवार के लिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, एक भाई को कैबिनेट मंत्री बना दिया, एक भाई को राज्यसभा से सांसद भेज दिया, भतीजे को बदायूं से भेज दिया, दूसरे भतीजे को फिरोजाबाद से भेज दिया, पोते को भी अपने मैनपुरी से सांसद भेज दिया, और बहू को तो ज़बरदस्ती कन्नौज से सांसद भेज दिया। यह सब लोग देखते हैं, नाते रिश्तेदार चेले चमचे, उस घर में कोई ब्लॉक प्रमुख हो गया, कोई जिला पंचायत हो गया। आपने अपने कुनबे का तो विकास कर दिया, अपने कुनबे के चमचों तक का विकास कर दिया, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन दे दिया, अपनी पीढ़ियां खर्च कर दी। मोदी जी के 5 काम गिनाइए। मौका दिया, हमने मोदी जी को मौका दिया। आज मोदी जी के सरकार में आने के बाद में गरीब का कल्याण कैसे हो, आप बताइए। आज गरीबों के घर में 10 करोड़ से भी अधिक देश में शौचालय बने हैं, 2.5 करोड़ से भी अधिक गरीबों के यहाँ पक्के आवास बने हैं। हमारा कन्नौज जिला 6वें नंबर पर आया है आवास के मामले में। आज हमारे कन्नौज जिले में प्रदेश में जो हमने 12वां स्थान शौचालय में अपना बनाया है। आज इस प्रकार से शौचालय यहाँ के ऊपर बट गए हैं घर घर। तो कुल मिलाकर आयुष्मान योजना में भी कितने गरीबों का इलाज मैंने स्वयं करवाया है। और इसके साथ साथ यहाँ के ऊपर जो किसान सम्मान निधि लोगों के खातों तक पहुंची है, कोई भी बूथ, कोई भी घर, कोई भी गांव, वो आपको शायद ही देखने को मिले जहां मोदी सरकार की कोई ना कोई योजना पहुंची ना हो। उज्ज्वला जो योजना के माध्यम से गैस चूल्हा सिलेंडर वितरण हुआ है, गरीबों के खाता खुलवाने का काम मोदी की सरकार में हुआ है। तो ज़मीनी स्तर पर जो गरीब के जीवन स्तर को सुधारने के काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। आलू का ये क्षेत्र है, आलू की बेल्ट है, आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद किसान का आलू फीका नहीं है, और किसान को जो है आज उसके आलू के अच्छे वाजिब दाम मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना सारे काम यहाँ के ऊपर है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने कन्नौज के इत्र को लिया है। छठिया में चिप्स फैक्ट्री कब बनने जा रही है। हमारा जो तिरवा से जो विधुना रोड है, ये बिल्कुल टूटा हुआ था और बहुत कंजेस्टेड था। आज उसको 4 लाइन करने का काम हमारी सरकार में हो रहा है, आप अभी देख के आ सकते हैं। इसी प्रकार से सौरी का हिरवा कटरा रोड टूटा ख़त्म था, उसकी स्थिति ले लीजिए। भाजपा की सरकार आने से पहले जीटी रोड में गड्ढे में रोड थी कि रोड में गड्ढा था मालूम नहीं। आज जीटी रोड पे आप दड़ला के चले जाइए, अगले साल 2 साल में यहाँ के ऊपर 6 लेन रोड भी बनने जा रही है। मोदी जी ने इतना काम किया है, और वो काम ज़मीन पे दिखता है, ज़मीन पे काम हुआ है। अखिलेश जी का काम हवा में दिखता है। अखिलेश जी के विकास के नाम पर फिर मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, मैं नाम दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इस पर नाम बोलना, क्योंकि इस स्तर के लोगों के नाम मैं अपने मुंह से बोलूँ तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं उनके नाम भी लिख कर दे सकता हूँ, जिनकी स्थिति 2012 में समाजवादी सरकार आने से पहले क्या थी और आज सरकार आने के बाद क्या है। यही दीजिए नाम फिर। नहीं, नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, सब जानते हैं। आप किसी से भी कन्नौज में पूछिएगा, आप सड़क चलते रिक्शे वाले से भी पूछ लीजिएगा, वो भी बता देगा। तो इस प्रकार से आप सब देख रहे हैं, उसमें कोई बहुत अधिक बोलने ठीक की है। आवश्यकता नहीं है। मैं क्षेत्र में घूम रहा था कन्नौज में, तो आपकी नेता हिंदूवादी नेता की छवि है आपकी पूरी क्षेत्र में, हिंदुत्व का झंडा उठाए रहते हैं आप। और मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप सांसद बने तो ये सबका साथ सबका विकास वाली बात वाकई हो पाएगी? देखिए, सबका साथ सबके विकास की बात है, और रही बात हिंदूवाद की, तो मैं एक बात फिर कहता हूँ कि हमने सदैव यहाँ के ऊपर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और मेरा आज भी कि मुझे एक चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई ताकतवर आदमी किसी कमज़ोर को सताता है। यदि 100 की भीड़ आकर किसी एक गरीब आदमी को यदि पीट देगी, उस गरीब आदमी के साथ कोई 4 आदमी खड़े होने वाले नहीं हैं। तो एक बात याद रखिए, उसके साथ सुब्रत पाठक खड़ा है। मुझे अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। समाजवादी गुंडागर्दी और समाजवादी अत्याचारों के खिलाफ, मैं उन गुंडों के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ जो गरीबों को भीड़ में लाकर गरीबों को सताते थे, गरीबों को पीटते थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास करते थे, दुकानों पर कब्जा करने का प्रयास करते थे। मैंने इस कदर लोगों का मैंने सदैव विरोध किया है, और मैं आज भी इनका विरोध करूँगा, और मैं आगे भी इनका विरोध करता रहूँगा।
और निश्चित रूप से इसको चाहे कोई हिंदू बात से जोड़ कर देखे या कोई बात से जोड़ कर देखे, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि यदि यहाँ के ऊपर कोई मुस्लिम भी यदि कोई कमज़ोर है, उसको भी यदि कोई गरीब सताता है, तो मैंने उसकी भी खड़े होकर मदद की है। यहाँ के ऊपर मुसलमान भी गरीब है, उसको भी तो लोग सताते थे। तो ये तो निश्चित रूप से या कि तो किसी के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और रही बात हिंदू, तो यह भी सत्य बात है, हम लोग सनातन संस्कृति में पैदा हुए, सनातन धर्मी हम लोग हैं, हम लोग ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम लोग प्रोपोगंडा करने वाले लोग नहीं हैं। या समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार से प्रोपोगंडा करते हैं, या अखिलेश यादव जिस प्रकार से टोपी लगाकर और जो पहुंच जाते थे दूसरे धार्मिक कार्यों में, कैसे संभव है आप बताइए? यदि आपको दूसरे धर्म में आस्था है तो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं आप कर लेते? आप आज कोई हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, मैं तो नहीं कहता उनसे कभी कि आप हमारे कार्यक्रम में आकर आप सर के ऊपर तिलक लगाइए, आप अपने जो है भगवान की पूजा करिए, आरती करिए। इस प्रकार से बातों को कोई अर्थ नहीं है। यही बांटने का काम इस देश में हुआ है और यही कारण है कि आज देश इतना पीछा छूट गया है। आप भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने, मगर अपनी टीम तक नहीं बना पाए, क्या कारण था उसके पीछे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वो उस समय के ऊपर मेरी टीम क्यों नहीं बनी थी। हम लोग पदाधिकारी देश मतलब प्रदेश में घोषित नहीं। पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन काम करने की दृष्टि से हमारी टीम बनी हुई थी। जो भी कार्यक्रम होते थे उनके लेकर हर क्षेत्र में संयोजक थे, जिले के भीतर भी उनके संयोजक थे। अब रही बात टीम इसलिए भी कि चूँकि मैं केशव प्रसाद मौर्य जी की कार्यकाल में मैं अध्यक्ष बना था, उसके तुरंत बाद चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो चुनाव की घोषणा में पूरी पार्टी हम लोग चुनाव में लग गए थे, लेकिन उस समय पर भी युवा सम्मेलनों के नाम से युवा कार्यक्रम जो हो रहे थे, उसके हर जगह युवा प्रमुख के नाते टीम खड़ी हुई थी। फिर उसके तुरंत बाद सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद केशव जी संगठन से सरकार में चले गए। तो आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई पिताजी की तो पार्टी है नहीं किसी के। अब यहाँ पर तो जो भी काम है तो अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुमति लेनी पड़ेगी, महामंत्री संगठन माननीय बंसल जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब उसके बाद वो लोग भी अपना ऊपर से जो भी सिस्टम होता है उसके ऊपर वहाँ से अनुमति लेने के बाद ही इस प्रकार का कोई कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद में फिर केशव जी के बाद में फिर जब तक नई टीम बनी, जब तक डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे अध्यक्ष हुए, फिर उसके बाद में जिन परिस्थितियों में लगता है मुझे भाई शायद चुनाव लड़ाना था पार्टी को, इस नाते फिर युवा मोर्चा के स्थान पर मुझे प्रदेश संगठन में ले लिया। तो अब युवा मोर्चा में जब मैं प्रदेश संगठन में आ गया तो फिर युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मेरी नहीं रही। उसके बाद टीम का गठन हुआ। मान लीजिए आप सांसद बन गए, 23 में रिजल्ट आया और आप सांसद बन गए, तो पहले 3 काम क्या प्रायोरिटी होगी, आप क्षेत्र की जनता को बताइए जो आप करेंगे। देखिए, आप एक बात, मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि कन्नौज के अंदर 3 चीज़ों को, एक तो यहाँ के ऊपर इंडस्ट्रियल हब हो, यहाँ के ऊपर जो हमारे खेती है, खेती को औद्योगिक दर्जा दिलाने का प्रयास रहेगा मेरा। दूसरा, यहाँ के जो पैतृक व्यवसाय है, ये पैतृक व्यवसाय को यहाँ के ऊपर अच्छे से लोगों को जोड़ के उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिलाकर यहाँ के ऊपर क्षमता को डेवलप करके लोगों को उसमें उनके थ्रू अपना लोगों को लोनिंग करा के उनके छोटे छोटे काम शुरू कराकर यहाँ के ऊपर एक नौजवानों के साथ साथ यहाँ की महिलाओं को भी रोज़गार दिलाने के साधनों का प्रबंध करना। इसके साथ ही यहाँ के ऊपर छूटे हुए विकास के जो तमाम सारे काम हैं, जैसे कि यहाँ के ऊपर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के ऊपर पुल की आवश्यकता है। मैं 2-3 क्षेत्रों में गया था, एक तो चियासर में गया था, तो चियासर के लोगों के वहाँ के ऊपर गंगा जी पर पुल की वहाँ के ऊपर बड़ी डिमांड है, उनका जीवन उससे कठिनाई में बीत रहा है। इसी प्रकार से मणिपुरा के पास खनियापुर एक गाँव है, वहाँ के ऊपर लोधी राजपूत लोग भाई हमारे रहते हैं, तो वहाँ पर उनके खेत एक कुछ नदी के उस पार हैं इस पार हैं, उनको नदी क्रॉस करके ईसा नदी अपने खेतों तक में जाना पड़ता है, तो वहाँ के जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। तो एक तो वहाँ के ऊपर पुल बनाना है। इसी प्रकार से हमारे लोकसभा क्षेत्र में कई स्थान हैं जहाँ के ऊपर लोगों को कठिनाई है, किसी की कठिनाई पुल से दूर होगी, वो क्षेत्र आवश्यक। मेरा एक यह भी मेरा यहाँ के ऊपर सोच है कि यहाँ के ऊपर कम से कम शिक्षा के लिए कुछ अलग कार्य हों, कम से कम हमारे वो गरीब जनों के बच्चे, जैसे मेरे मन में हमेशा से आता है, लेकिन वही बात कि जब व्यक्ति के पास जब नाखून ही नहीं है तो खुजली कैसे मिटाएगा। मेरे कम से कम यहाँ के ऊपर तमाम सारे घुमंतू लोग, गरीब लोग, जैसे कि अपने हिंदू नट जाति है, अब उनके बच्चे कभी कभी मुझे देखते हैं कि वो लोग अपना छोटे हैं, कोई भीख मांगते हैं या कोई जाकर अपना कबाड़ बीनते हैं, उनका जीवन बचपन से ही किशोर अंधकार में जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए कम से कम, ऐसे परिवारों के लिए कम से कम एक हॉस्टल डेवलप हो जहाँ सिर्फ गरीबों के बच्चे, और गरीबों के बच्चे भी उस प्रकार के जो मेधा है, जिनके अंदर
जो कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्राथमिकता के आधार पर उनको शिक्षा और उनको शिक्षा के साथ साथ अच्छा रोजगार के साथ भी उनको जोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से कन्नौज को आने वाले दिनों में वो कन्नौज की खोई हुई जो हमारा अतीत है, जो हमारा भूला हुआ अतीत है। एक समय कन्नौज पूरे दुनिया में समृद्धि का प्रतीक होता था। कन्नौज दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी भी रही है। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर पूरे दुनिया पर शासन किया है। तो निश्चित रूप से वो समृद्धशाली कन्नौज बनाने का मेरा सपना है और मेरा पूरा जीवन उसमें जाएगा। मैं कितना सफल होता हूँ निश्चित रूप से तो ईश्वर ही तय करेगा। राजनीति में एक टर्म चलता है जायंट किलर। इस बार, पिछली बार आप 19,900 वोटों से हार गए, इस बार वो टूट रहा है। कितने हजार वोटों से जीतने वाले हैं, कुछ आंकड़ा निकाला आपने? देखिए, राजनीति में फिर मैं एक बात कहता हूँ कि राजनीति में जनता ही जनार्दन है। जिसको चाहती है गद्दी पर बैठाल देती है, जिसको चाहती है खींच कर उतार देती है। कुल मिलाकर बस जनता के मन में एक विश्वास को पैदा होने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूँ कि मोदी जैसा नेता यदि हमको मिला है, इस देश को मिला है, तो इस देश की जनता उसको बहुत प्यार करती है और एक एक वोट मोदी जी के लिए है, एक एक सीट मोदी जी के लिए है। एक एक सीट जीतकर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो मैं नहीं समझता कि देश की जनता इस बार कोई चूक करेगी। और रही बात जनता का प्यार, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अंतर है। अखिलेश जी कहते हैं, अभी उन्होंने अपने पत्नी के नॉमिनेशन में कहा था कि मैं जितना प्रेम कन्नौज से करता हूँ उतना प्रेम डिम्पल से करता हूँ। मुझे यह बात जब जानकारी हुई तो मैंने भी अपने नॉमिनेशन में कहा था कि अखिलेश जी कहते हैं कि उनको जितना प्रेम डिम्पल से है उतना प्रेम कन्नौज से है। तो बस यही तो फ़र्क मुझ में और अखिलेश जी में है, क्योंकि मैं जितना प्रेम अपनी जन्म देने वाली माँ से करता हूँ उससे कहीं अधिक प्रेम अपने इस कन्नौज की धरती माँ से करता हूँ। क्योंकि हमारी मिट्टी है, ये हमारे पूर्वजों की धरती है, ये हमारे पुरखों की धरती है। यहाँ पर हमारे आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ के ऊपर जन्म लेंगी। यह हमारी कर्म भूमि है, यह हमारी जन्म भूमि है। निश्चित रूप से इस मिट्टी से हमारा लगाव है। और भगवान राम ने भी कहा है, जब अयोध्या से उनको लंका में रोकने का प्रयास हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि जननी जन्म भूमि सचा स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्म भूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। निश्चित रूप से हमारा लगाव कन्नौज की मिट्टी से है, उनका लगाव सैफई की मिट्टी से है। उनको जब भी मौका मिला उन्होंने सैफई के लिए काम किया। हमको जब भी मौका मिलेगा तो अपने कन्नौज के लिए काम करेंगे, अपने कन्नौज के लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये थे सुब्रत पाठक। तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, अपने जो अगर सांसद बनते हैं तो क्या काम करेंगे वो बताए। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव पर बात की, किस तरीके से उनको चैलेंज कर रहे हैं और जीत का दावा किया। बाकी जो होगा 23 मई को पता चलेगा। सुब्रत पाठक की बात आपने सुनी, आपको ये बात कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि इस तरह के और इंटरव्यूज़ आप देखते रहें। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।